हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपनी 9th यूनिट विच इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। देखिए, जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ये हमारे कॉमर्स में एंटीनेट का जो सिलेबस है उसमें 9th यूनिट है हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की। इसके अंदर क्या है लीगल, देखो ये 2019 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। 2019 से पहले, 2019 से पहले जो सिलेबस था हमारा ओल्ड सिलेबस, उसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स नहीं आता था। तो ये पार्ट है हमारा 2019 से, और अभी 2024 तक ही ये अभी तक इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें इतने ईयर्स तक ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा एक्चुअली, क्योंकि सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो आपने वाली यूनिट पढ़ी होगी, किसी किसी में आती है वो BRF के नाम से, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बेसिक होते हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं, हम बात करें तो कुछ हमारे एक्ट्स होते हैं, उन एक्ट्स पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका आता है ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, सबसे पहले तो हमें इस यूनिट को स्टार्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या होती है कि हमारा कि ये रूल, ये लॉ कब का है वो याद रखना है। जैसे 1872, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब का है, 1930। ठीक है, या गुड्स एंड GST कब आया। तो कुछ ऐसी हमें बेसिक बेसिक चीजें इसके अंदर याद करनी होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 enacted by the Constituent Assembly of India on 25 अप्रैल 1872 में ये आया था। फोर्स कब हुआ, 1 सितंबर 1872 में ये फोर्स हुआ। ठीक है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, देखो इस बार जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि किस सेक्शन से कहाँ तक का सेक्शन है। तो जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स है 1 to 75, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 76 to 123 तक, इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से 147, ये बेलमेंट एजेंसी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको एजेंसी अब प्रेजेंट में चेंज हो चुके हैं, एजेंसी तक यहाँ पर कवर हो रहा है। और ये चीज आपको देख लेनी है कि इंडेमनिटी, बेसिक प्रिंसिपल्स, सेल्स ऑफ गुड्स का क्या हो चुका है, एक अलग एक्ट बन चुका है। इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट आ रहा है और एजेंसी आ रहा है। तो ये एक अलग एक्ट है, ये एक अलग एक्ट है जिसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्या क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस, जब आपने प्रॉमिस करा, विच इंक्लूड्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। आपने किसी को प्रॉमिस करा, हवा में प्रॉमिस नहीं करा है, उसके लिए आपने कंसिडरेशन पैसे भी रखे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। सोशल और मोरल ऑब्लिगेशंस के अंदर आती है। ठीक है, सोशली और मोरली जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस होंगी वो उसको आप फुलफिल करोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या हो गया, देखो आपने किसी को प्रॉमिस करा कि हम घूमने चलेंगे, ठीक है, और आप घूमने नहीं गए, तो ये तो था प्रॉमिस। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज करी कि मैं तेरे को कल घड़ी देता हूँ और घड़ी के बदले में आप मुझे इतना पैसा दोगे, तो वहां पर जो प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर आपने कंसिडरेशन इन्वॉल्व कर दिया, तो आपका क्या बना, एग्रीमेंट। राइट, ये किसके अंदर आता है, इसके अंदर आपके सेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपके सेक्शंस को मैच करने के लिए वो आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट 2 H से है, और अगर कोई चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। इंक्लूड्स लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है कि लीगली आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, लीगली ऑब्लिगेशंस इसके अंदर आ जाती है। आप जा सकते हो कि भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और इसने फॉलो नहीं करा है, तो जो पुलिस है वो एक्शन ले सकती है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब दो वर्ड्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट पे जो लाइन है, इस लाइन से 2019 में स्ट्रेट क्वेश्चन बना था, बिल्कुल यही, कि दो आपको स्टेटमेंट दी थी, एक स्टेटमेंट 1 थी, एक आपकी स्टेटमेंट 2 थी, दोनों स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो all contracts are agreement but all agreements are not contract is a valid and true statements। देखो,
सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एग्रीमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन जो भी एग्रीमेंट है क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड एंड ट्रू स्टेटमेंट ये है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट को अगर आप चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो 3 एलिमेंट्स की बात की गई है। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला चीज वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और एनफोर्सेबल बाय लॉ। 3 चीज होनी चाहिए कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि हमें से पूरा करना है, और लॉ के थ्रू वो एनफोर्सेबल लॉ। मतलब अगर कोई भी केस है तो आप जाके दिखा सको कि भाई ये फॉलो नहीं किया गया है तो गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले सकती है, पुलिस इसमें एक्शन ले सकती है। एग्रीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं तो देखते हैं हम। काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। पहला होता है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। 2 टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। ऑब्लिगेशन में क्या है, वन पार्टी हैज फुलफिल्ड द कमिटमेंट व्हाइल द अदर हैज येट टू डू इट। एक ने कमिटमेंट पूरी कर दी और दूसरी को करनी है, तो मतलब यूनिलेटरल मतलब एक साइड से कंप्लीट है और एक साइड से कंप्लीट नहीं है। बायलेटरल का मतलब है बोथ पार्टी फुलफिल देयर कमिटमेंट एट द सेम टाइम। बायलेटरल मतलब दोनों जब एग्री हो जाती है अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए तो उसको बोलते हैं बायलेटरल एग्रीमेंट है ये। क्रिएशन के टाइम पर 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। देखो इम्प्लाइड वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है आपके लीगल एस्पेक्ट्स में। तो देखो एक्सप्रेस में क्या होता है कि आपने प्रपोजल बनाया, ठीक है, और उसको बनाया भी और एक्सेप्टेड भी एक्सप्लिसिटली किया गया है बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग। मतलब आपने उसको एक्सप्लिसिट किया है, बताया है, और अपने वर्ड्स ऑफ माउथ से उसको बनाया है, और या राइटिंग में आप वो कर सकते हो, तो बोल के या रिटर्न आप बना सकते हो। इम्प्लाइड का मतलब है थिंकिंग और बिहेवियर में, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे ओरली और राइटिंग में, तो वो कौन सा होता है, इम्प्लाइड। आपने केवल सोचा, जैसे सपोज आप बस स्टैंड पे गए और आपने ये बस देखी, इस पे लिखा हुआ था दिल्ली, ठीक है, तो आपने सोचा कि ठीक है दिल्ली जाएगी, आपने किसी से नहीं पूछा और वो बैठ गए। तो ये क्या है कि आपको कोई ओरली राइटिंग में जरूरी नहीं है बताए, ठीक है, जरूरी नहीं है बताए, बता सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ओरली में हो, ठीक है। और एक्सप्रेस में वो बताया जाता है और रिटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी में 2 टाइप के होते हैं, वर्ड और वर्डेबल। वर्ड कौन से होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन। जो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं होते वो वर्ड होते हैं, मतलब ये वर्ड है, ठीक है। वर्डेबल कौन से होते हैं, एक एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के थ्रू और दूसरे के लिए वो एनफोर्सेबल नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर वर्ड मतलब जैसे किसी ने बोला आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो वो कौन सा हो गया, वर्ड एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। वर्डेबल क्या होते हैं, एक के लिए है और एक के लिए नहीं है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं वर्डेबल। बेस्ड ऑन लॉ, लॉ के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, लीगल और इलीगल। जिसके अंदर सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलिड एग्रीमेंट, जिसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स नहीं होते, इसके अंदर कुछ तोड़ सकते हो, क्रिमिनल वाले होते हैं, इमोरल होते हैं, उसको बोलते हैं आप इलीगल, ठीक है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कौन से होते हैं, पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, पार्टी को जब अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी पड़ती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। और उनको अगर परफॉर्मेंस करनी है, मतलब एक पार्टी ने कर दिया दूसरी पार्टी को करनी है, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबल, एक होते हैं एनफोर्सेबल, एक होते हैं अनइनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल, देखो एनफोर्सेबल और अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेड जब परफॉर्म कर दिया हो, एग्जीक्यूटरी एक ने कर दिया हो अभी करना बाकी है, येट टू परफॉर्म, इससे याद रखना है। एनफोर्सेबल कोई लूप होल्स नहीं है और लॉ के थ्रू एनफोर्स है। अनइनफोर्सेबल कैन नॉट बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जब आप उसको नहीं दिखा सकते तो उसको वो कौन से हो गए, लॉ उसको नहीं मानता, वो कौन से हो गए आपके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड और एक होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वॉइड और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या एलिमेंट्स होते हैं आपको ध्यान देने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हो, ठीक है,
तो उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, आपने किसी को प्रपोजल दिया हो और उस पर वो एग्री हो गया हो और उसकी एक्सेप्टेंस भी आ गई हो। कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल, जिन पार्टीज से आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है या नहीं। फ्री कंसेंट, कोई कर्षण नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती आप किसी की रजामंदी ना ले रहे हो, ठीक है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इतने पैसे लगेंगे। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इमोरल नहीं होना चाहिए, अनरियल नहीं होना चाहिए, जो चीज आप वास्तविक में कर ही नहीं सकते और वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वो शुरू से ही वॉइड ना हो। रिटर्न में हो सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हो, कैन बी रिटर्न और ओरल, बट इन सम केसेस इट इज मैंडेटरी टू बी इन राइटिंग। ये ओरली भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इसको राइटिंग में ही होना चाहिए। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। कोई बोल दे कि भाई ये कर लो आप एग्रीमेंट, अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा, मतलब कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए। पॉसिबल होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल क्या होता है, क्योंकि हमने बात की थी प्रपोजल होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेंस आती है, फिर एग्रीमेंट बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो प्रपोजल को ऑफर भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसके अंदर डायरेक्टली अदर नेम पूछा हुआ है कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जैसे दो पर्सन है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर दो पर्सन बने हैं, ए और बी, ठीक है। दो पर्सन है, ए और बी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक प्रपोजल बना रहा है कि भाई आप ये काम कर दोगे, तो बी कौन हो गया, प्रोमिसर, जिसने उसको एक्सेप्ट किया, अच्छा जी मैं ये काम कर दूंगा, तो वो कौन हो गया, प्रोमिसिंग। ब्रिटिश में इसको ऑफर बोला जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रपोजल, और ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे ऑफर बोला जाता है। और लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसको क्या माना है, प्रपोजल। प्रपोजल क्या होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं, इस चीज को नहीं कर सकते। कैन बी डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों पे ही हो सकता है। प्रपोजल मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग एन एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्रपोजल किया ही क्यों जाता है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें क्या मिल सके, एक्सेप्टेंस मिल सके, ठीक है, कि हम भाई इस चीज को करने के लिए रेडी है। लीगल रूल्स क्या होते हैं इसके लिए, मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, दैट टर्म मस्ट बी डेफिनेट होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल आपका जनरल भी हो सकता है कि जनरल बात पे आपने किया, या किसी स्पेसिफिक चीज पे आपने प्रपोजल किया है, स्पेसिफिक भी हो सकता है और इन जनरल भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। शुड बी अ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, एक ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि भाई आप एक ऑर्डर दे रहे हो। नहीं, प्रपोजल आपका क्या होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट, क्या आप ये करना चाहेंगे, मैं आपको ये चीज है भाई, मैं आपको आप मेरे यहाँ पर काम करना चाहोगे, मैं आपको ये चीज दूंगा, ये अमाउंट दूंगा, ठीक है। और लीगल है ये सब कुछ करना। तो शुड बी रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट, और ऐसे करना चाहिए जो पॉसिबल हो पाए, क्योंकि कई बार आप लोग भी देखते हो कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर उसको पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि उसको करा जाए, ठीक है। जैसे बोल दिया कि भाई आप शर्त लगा लो, अगर ऐसा हुआ तो ये चीज हो जाएगी, तो वो प्रपोजल नहीं होते हैं, ठीक है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपने दूसरे को बताया हो कि हमारा ये प्रपोजल हुआ है, मैंने आपको प्रपोजल दिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, और अब हम इस चीज को ऐसे करेंगे। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो और आप मन में ही सोच रहे हो कि हमारा तो हमने दिया और उसने एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, तो वो कोई प्रपोजल नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बी ने उससे कहा कुछ करने के लिए, तो ए क्या है, अपनी एक्सेप्टेंस दे। तो एक्सेप्टेंस के लिए रूल्स क्या होने चाहिए, लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उस पर कोई कंडीशंस नहीं आनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब मैनर में उसको बनाना चाहिए। प्रपोजल कांट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड ऑफर वंस रिजेक्टेड कांट बी एक्सेप्टेड अंटिल इज रीन्यू, ठीक है। एक ऑफर जब एक बार रिजेक्ट हो गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज उसको अंटिल इट इज रीन्यू, जब तक कि वो नया ना बना, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफर, जो दे रहा है प्रपोजल, जिसने दिया है, उसको कम्युनिकेट करनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए। एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू whom the offer is made, एक्सेप्टेंस उसी ने दी हो जिसको प्रपोजल आपने किया है। और जो टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं है कि
3 महीने का ही वो काम था और आप अपनी एक्सेप्टेंस 3 महीने बाद दे रहे हो, तो नहीं, वो बिफोर द लेफ्ट विड्रॉल ऑफर से बन जाना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, आप उसको कर दे व्हेन पुट इन ट्रांसमिशन लाइक पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इट इज रिसीव्ड बाय प्रपोजल नॉट कांट बी रिवोक द प्रपोजल। ठीक है, उस प्रपोजल को आप रिवोक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट स्यू। देखो फॉर एग्जांपल, इसमें का एग्जांपल लेके हम चलते हैं, इससे हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, there is contract between A and B that A will deliver goods to C and C will make the payment। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ A and B के बीच में कि A अपने गुड्स डिलीवर करेगा C को, C पेमेंट कर देगा। C स्ट्रेंजर है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिसीवर एंड गिव ऑफ कंसिडरेशन। A can't file any case on C। अब A नहीं C से कह सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं करा, on case on C in case of default by C in payment as he is the stranger to the contract। क्योंकि वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, उसको तो पता भी नहीं है कि ऐसा होना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करा सकते, आपको एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए, जो प्रपोजर है वही देगा, या वो जो जिसके लिए वो बनाया गया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस होती है कि अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो आप बना सकते हो कि भाई ठीक है दे दिया, अक्नॉलेजमेंट किया हुआ है, कॉन्टेक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर आप एजेंट के थ्रू उसमें एंटर कर रहे हो तो हो सकता है, और मैरिज सेटलमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द फैमिली एग्रीमेंट्स ये बनाए जा सकते हैं, ये उसमें एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, कि लोगों ने मिलकर सेटलमेंट कर ली कि अब ये फैसला हुआ है, ये चीज हुई है, तो वो चीजें की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्टीज है, सपोज ए एंड बी, दो पार्टीज है ए एंड बी, ये ए है, ये मिस्टर पर्सन बी है, तो अब उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि अगर बी ए को प्रपोजल दे भी रहा है तो ए उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो तो क्या आपके पास होना चाहिए, मतलब क्या एलिमेंट्स है जिनको आपको ध्यान देना है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे क्या होना चाहिए, एक मेजर, उसकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। ठीक है, जैसे माइनर है, माइनर क्या हुआ, 18 से लेस वाले को, जिसकी एज 18 से कम है उसे क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, कॉन्टेक्ट विद माइनर इज वॉइड, वो वॉइड होता है एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप माइनर के साथ कर रहे हो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। कैन ओनली एडमिट टू द बेनिफिट्स, आप ही कह सकते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो वो मेरा है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर का ही है, क्योंकि वो 18 से लेस है, कोई भी लाइबिलिटी उसकी नहीं होती इस केस में। नॉट पर्सनली लाइबल, रादर इज प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम। ठीक है, देखो किसी किसी केस में उस पर्सन की प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो, जैसे सपोज कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, ठीक है, दोनों मम्मी पापा ही नहीं है, अगर आप उसे अपने पास रखते हो तो हाँ आप उसकी प्रॉपर्टी में से वो चीज ले सकते हो, क्योंकि आपने उसे एक नेसेसिटी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, पर्सनली लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल हो जाएगी उस टाइम पर कि जो उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड की गई है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अब क्या है, एक जो अनसाउंड माइंड, जिसका अनसाउंड माइंड है, कांट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ बिजनेस, जो वो नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, जिनका माइंड साउंडली काम नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इज नॉट एबल टू मेक अ रैशनल जजमेंट, वो रैशनल जजमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, इफ अ पर्सन इज periodically ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड देन ही मे बी एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, जब वो साउंड माइंड का हो जाएगा, उसका माइंड ठीक हो जाएगा, तब वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड पर्सन में 3 टाइप के आते हैं, पर्सन कैसे कैसे होते हैं, एक होता है इडियट, एक होता है लुनेटिक, एक होता है ड्रंकर्ड। ठीक है, इडियट क्या होते हैं, जिन्होंने अपनी मेंटल पावर को लॉस्ट कर दिया है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन द ऑर्डिनरी मैटर्स। ठीक है, मेंटल पावर उनकी खत्म हो चुकी है, ऑर्डिनरी मैटर्स को भी नहीं समझ सकते, उनसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, रोनेंटिक,
जो बाद में हो गए, मतलब एक तो हुआ कि पहले से ही, एक है कि बाद में हो गए कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो उनसे भी आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। किसी ने अगर मतलब आप जैसे ड्रंक है कोई पर्सन, ठीक है, उसने ड्रिंक की हुई है और आप उससे कराते हो तो वो भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। Old age does not comes under the provision of this section unless it is proven that the party to the contract was of unsound mind, because old age इसके अंदर नहीं आते जब तक ये ना हो कि जो old age है वो भी एक lunatic idiot या drunkard नहीं है। ठीक है। अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन भी होते हैं जो लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, जैसे एलियन एनिमी। अगर सपोज कंट्री में वॉर हो जाए, ठीक है, एक इंडिया और पाकिस्तान की सपोज इस टाइम वॉर हो जाए, तो आप पाकिस्तान से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालीफाई है। फॉरेन सोवेनियर्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ, अक्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव, इनसे नहीं कर सकते जो इंडिया लोग में आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आप नहीं कर सकते, उनके क्या नो इंडियन कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिम। ठीक है। प्रोफेशनल इन एलिजिबिलिटी, कांट कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रोफेशन बट सिचुएशन इज चेंज नाउ। ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस, उसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि इस पर्सन से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, तो ये अदर है जो लोग एक्सक्लूड करे गए हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ है कि कोई पर्सन जेल में है, वो तब तक नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर जेल वो कर सकता है कॉन्टेक्ट। ठीक है। डेटर्स, किसी को इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया, डेटर्स नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में पैसा जब आते हैं तो आप उनके साथ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो तो आपको उनकी जो कंसेंट है वो फ्री लेनी चाहिए, नॉट कॉज्ड बाय। अब उनसे डरा धमका के या मिस रिप्रेजेंटेशन करके या मिस्टेक करके ऐसे नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम वही देख रहे हैं कि कैसे कैसे नहीं ली जाती। persuading someone persuading someone to do something by using force or threats। अब आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि भाई इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तो ये क्या है, परसुएड करना, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। आप कर्शन क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हो, मतलब आप डरा धमका कैसे सकते हो, जैसे मर्डर करना, किडनैपिंग करना। ठीक है। इंडियन पीनल कोड में थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, अगर किसी को आप धमका रहे हो कि हम तो भाई सुसाइड कर लेंगे, मर्डर खुद कर लेंगे, मतलब दूसरों को ये भी बता रहे हो, तो ये क्या हुआ, कॉर्शन हुआ। ठीक है। एक होता है कि किसी का मर्डर करना, एक होता है कि खुद को बता रहे हो कि आप दूसरे पे कि भाई मैं कर लूंगा ऐसा। ठीक है, ये भी एक गलत चीज है। अनलॉफुल होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुली, ये सारे इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला चीज हुआ क्वेश्चन, किसके अंदर डिफाइन है, सेक्शन 15 के अंदर। देखो ये अच्छे से देख लो क्योंकि इसमें से सेक्शन में से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन मतलब किसी को डरा धमका के एग्रीमेंट पे साइन कराना। फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। वन पार्टी ऑन सुपीरियर पोजीशन इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेट्स द अदर ऑन वीकर लोअर पोजीशन एंड टेक्स एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर बाय यूजिंग हिज पोजीशन। इट कैन बी इन फॉलोइंग वे। एक पार्टी जो सुपीरियर पोजीशन पे है वो डोमिनेट कर सकती है दूसरे को, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना और वहां से उसको साइन करा लेना। ठीक है। तो ये उसमें नहीं आता। जैसे होता क्या है कि मेंटली लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट, उसमें कुछ किसी पे साइन करा लिया धोखे से, किसी से ट्रस्ट की रिलेशनशिप है, एडवोकेट और क्लाइंट में ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है, तो सुपीरियर लोअर लाइक लैंड ओनर एंड पुअर फार्मर, ये सारे इसके अंदर आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। उसके बाद आता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या है कि द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू। कोई सजेशन देना कि ये फैक्ट सच है जबकि वो सच नहीं है। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन इज नॉट फ्रॉड बट इंटेंशनली सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू इज फ्रॉड। ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, इंटेंशनली हाइड द फैक्ट, इंटेंशनली फैक्ट को चुराना। प्रॉमिस विद द इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, आप उसको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हो, तो ये हुआ फ्रॉड। एनी एक्ट डन टू डिसीव और अ फ्रॉडेंट एक्ट, कोई आप फ्रॉड मैनर में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, ये फ्रॉड वाले में आ जाता है कि भाई आप किसी चीज को दिखा रहे हो और वो गलत दिखा रहे हो। ठीक है। फैक्ट है और आप कह रहे हो जबकि वो सच नहीं है और वो चीज आप बता रहे हो, तो ये फ्रॉड हुआ, ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। आपने चुराया उस फैक्ट को, हाइड करना भी फ्रॉड के अंदर आता है, आप सच्चाई नहीं बता रहे हो, ये भी एक फ्रॉड है।
आप किस लिए प्रॉमिस कर रहे हो जबकि आप वो करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आप उसमें जा रहे हो। ठीक है, अगर आपने काम ही किसी को फंसाने के लिए करा है, फ्रॉड करने के लिए ही, कोई चीजों को ओमिशन डिक्लेयर करना, तो ये भी। समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड, कई बार आप चुप रहे तो साइलेंस भी एक फ्रॉड है। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट सिचुएशंस वेयर इट बिकम्स द लॉफुल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, इट इज फ्रॉड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने क्या क्या देखा है, कॉर्शन देखा है अभी, उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, फिर हमने फ्रॉड देखा, फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप फॉल्स स्टेटमेंट बनाना, रिप्रेजेंट ही आप गलत कर रहे हो। ठीक है, knowingly and willfully made to deceive a person, law uses fraud but for this type of misrepresentation। ठीक है, unintentionally और unknowingly और carelessly made। ठीक है, आप इनोसेंटली बना रहे हो, उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो ना, कि आप उसको रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हो। ठीक है, अनइंटेंशनली और अननोइंगली और केयरलेसली आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, मिस्टेक क्या होती है ये मिसरिप्रेजेंटेशन में। फिफ्थ है मिस्टेक। मिस्टेक किस सेक्शन में डिफाइन है, जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में है, तो मिस्टेक 20, 21 और 22 में है। when concept and understanding of an issue is not same in the mind of the parties, then it is called mistake। मिस्टेक आप दो टाइप से बना सकते हो, मिस्टेक एज टू द लॉ ऑफ द कंट्री, मिस्टेक एज टू द फॉरेन लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ कंट्री ये पनिशेबल होता है, और फॉरेन कंट्री के लिए भी ये वाला होता है। मिस्टेक्स आप कैसी भी गलती कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिख रखा है, जैसे मिस्टेक्स का मतलब क्या है, मिस्टेक एज टू द प्राइवेट राइट्स, डीम टू बी मिस्टेक एज टू द फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ए एंड बी टुगेदर टेक अ लोन ऑफ 2000 फ्रॉम सी, ए रीपे द अमाउंट टू सी विदाउट द नॉलेज ऑफ बी, हु लेटर अगेन रीपे द अमाउंट टू सी, हियर सी इज लीगली बाउंड टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ 2000 टू बी। तो ठीक है, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ये मिस्टेक क्या हुआ कि भाई ए बी दोनों ने मिलकर सी को लोन, सी से लोन लिया, कितने का, 2000 रुपए का। ए ने लोन वापस कर दिया और उसके बाद बी ने भी वापस कर दिया, तो उसको तो 4000 रुपए मिल गए, जबकि मिलने कितने थे, 2000। तो ये हो गया मिस्टेक एज टू द प्राइवेट राइट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स कितने टाइप की हो सकती है। यूनिलेटरल मिस्टेक्स होती है और एक बायलेटरल मिस्टेक होती है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होती है, जब एक पार्टी करती है तो वो वैलिड होती है, जब दोनों पार्टीज करती है तो वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है, तो दो टाइप की मिस्टेक्स होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। बायलेटरल मतलब जब दोनों करते हैं वो बायलेटरल मिस्टेक है, जब एक पर्सन करता है तो वो यूनिलेटरल मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कैसे कैसे कर सकते हैं। सीधा कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि कंपनीज एक्ट कितनी बार आए हैं और आज हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 आया पहले, उसके बाद 2013। आप पुरानी बुक्स देखेंगे या पहले जो ईयर था वो 1956 था, उसके बाद आया 2013। ये हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, लीगल। लीगल में आपका एक एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो इसके अंदर देखिए कि कंपनी क्या होती है। देखिए, इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक क्या, एक होता है कि अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में भी कंपनीज आपका आता है, सेम कंपनी में भी कंपनी आता है आपका। तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन है वो दी हुई है, हम कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, बिजनेसमैन और कंपनी अलग अलग होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए कोई जाए किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ, एक उसकी अपनी स्टैंप होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, 10 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज का शेयर है, एक लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो आप, एक से दूसरे को दे सकते हैं। कंपनीज एक्ट देखिए किसको रिप्लेस किया गया है 1956 को, कब आया, 29 अगस्त 2013 को आया। ये बताया था मैंने, पहले एक्ट कौन सा था 1956, फोर्स में कब आया, ऐसे याद कर लो, 12 सितंबर 2013, मतलब एक साल पहले 12 आया,
तो 12 सितंबर 2013 को ये आया। रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। ये क्या क्या देखता है? इनकॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर दो टाइप की, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। पहला है रॉयल चार्टर्ड कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, उसके पास राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, नाम होता है किंग, ठीक है, क्वीन वर्ड लिखे रहते हैं वहां पर, ये होती है आपकी रॉयल चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी रॉयल चार्टर्ड कंपनी थी। स्टैचुरी कंपनी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बोल देते हैं, स्टैचुरी बोल देते हैं, जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती है। जैसे आरबीआई है, एक स्पेशल एक्ट निकला कि हमें आरबीआई बनाना चाहिए, तो ये स्पेशल एक्ट होती है, इनकी पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। जैसे मेन सेंट्रल बैंक कौन सा होता है आपका? आरबीआई, राइट। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? जो कि रजिस्टर्ड होती है, जैसे रिलेवेंट प्रोविजंस के थ्रू फॉलो किए जाते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब आप रजिस्ट्रार के पास गए और उसको रजिस्टर कराया, तो वो कौन सी होती है? रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, लाइबिलिटीज के बेसिस पर कौन सी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज होती हैं दो टाइप की। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला शेयर्स और गारंटी। शेयर्स का मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए की ही गारंटी है, तो ये लिमिटेड बाय शेयर्स, इतने ही पैसे देंगे। गारंटी में क्या हुआ कि एक आपने अमाउंट तो दे ही रखा है, प्लस एक एक अमाउंट की गारंटी दे रखी है कि अगर कंपनी बंद होती है और लॉस होता है तो मैं इतने की गारंटी और देता हूँ, 50,000 की, 40,000 की। ठीक है, तो होता है गारंटी। यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है, शेयर तक की गारंटी होती है। उसके बाद आता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। जैसे अगर कंपनी को लॉस हुआ तो रियल ओनर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जितना अमाउंट है वो सारा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं। कंट्रोल के बेसिस पर दो टाइप की होती है, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग के पास होते हैं, और जो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। जब प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? क्लोज ग्रुप को देते हैं, पब्लिक को देते हैं तो पब्लिक लिमिटेड। दो शेयर होल्डर, 7 शेयर होल्डर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? दो टाइप की कंपनीज होती है मेंबर के बेसिस पर, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कौन सी हुई? जो प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट की होती है। शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए? दो प्राइवेट में, पब्लिक में 7। डायरेक्टर्स, दो डायरेक्टर्स, और यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर लेस कंप्लाइंसेस होते हैं, इसके अंदर मोर कंप्लाइंसेस होते हैं। शेयर कैन नॉट बी इजी ट्रांसफर्ड इजीली। शेयर कैन नॉट बी यहाँ पर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, क्योंकि क्लोज ग्रुप के हाथ में ही होते हैं, तो पूछना पड़ता है कि आप लोगे या नहीं लोगे। यहाँ पर इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। रीजन भी आपके स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे नीचे भी यहाँ पर आ रहा है बीएससी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होते हैं, तो आप इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो। ऑनरशिप के बेसिस पर दो टाइप की, कई टाइप की कंपनीज होती है। जैसे दो होती है मेन, नॉन गवर्नमेंट कई टाइप की होती है। गवर्नमेंट जिसके पास 51% से भी ज्यादा होल्ड है वो होती है गवर्नमेंट कंपनीज। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास होती है। जैसे देखो गवर्नमेंट में 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है और लोगों के पास है। जैसे पीएसयूज हो गए, आपके महारत्नाज हो गए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको जैसे भेल है, ठीक है, आपका भेल हुआ, सेल हुआ, ये पीएसयूज है। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी हुई? जिसमें प्राइवेट लोगों के हाथ में शेयर्स है। जैसे फॉरेन कंपनी हो गई जो बाहर एस्टेब्लिश होती है। वन मैन कंपनी कौन हुई? एक पर्सन ही उस कंपनी को चला रहा है, उसे वन मैन कंपनी बोलते हैं। वेयर वन मैन होल्ड्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ द शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वन मैन कंपनी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में दो चीजें बनती हैं, एक होता है एमओए और एक होता है एओए। मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आती हैं? 6 क्लॉजेज मेमोरेंडम में आते हैं। जैसे नेम, ये कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड नेम्स। जैसे आजकल आप किंग क्वीन ये नाम नहीं लगा सकते, ये इसके अंदर लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आरओसी रजिस्टर, जो आपका कंट्रोलर होगा, रजिस्ट्रार होगा, वो जिस अप्रूव करेगा उसको लिया जाता है।
और एमओए को 7 डेज में आफ्टर अप्रूवल इसको किया जाता है, फाइलिंग ऑफ एमओए विद इन 7 डेज आफ्टर अप्रूवल। ओके, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अप्रूव फाइल करते हो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है। इसके अंदर कई क्लोज होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज। तो इसके अंदर कितने थे क्लोजेस? 6। इसके अंदर 6 क्लोजेस होते हैं, यहाँ पर था ना 6 क्लोजेस है। तो पहला कौन सा है? रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके आप में आपको बताना पड़ता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, वो चीजें लिखनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि कंपनी बनी क्यों है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट कौन से हैं वो बताने पड़ते हैं। लाइबिलिटी बतानी पड़ती है कि कितनी कितनी लाइबिलिटी है। कैपिटल में कैपिटल बतानी पड़ती है कि भाई मेरी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है या 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ये आपको कैपिटल लिख बतानी पड़ती है कैपिटल क्लोज के अंदर। इसके अंदर एसोसिएशन क्लॉज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कितने लोग जब कंपनी बन रही थी वहां पर थे, तो वो अपने नाम बताते हैं कि हम और साइन करते हैं, मतलब वहां पर लिखा रहता है नेम एंड सिग्नेचर। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, जैसे 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए और पब्लिक में 7 मेंबर्स होने चाहिए, तो उनके नाम और साइन आते हैं एसोसिएशन क्लॉज में। ठीक है, फिर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी चीजें पढ़ी है 6 क्लॉजेस वाली बात, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। इसके अंदर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी में जब 50% शेयर होल्डर एग्री होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। जब मोर देन 50 इट मीन 75% किसी चीज को लेकर एग्री होते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ये डेक्लेरेशन लिखी जाती है, जो भी इसके अंदर फॉर्मेशन के टाइम पर लोग बने थे वो उसको बोलते हैं डेक्लेरेशन। एक एफिडेविट दिया जाता है जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है नॉट फाउंड गिल्टी, कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 इयर्स, ये सारी चीजें एक एफिडेविट में लिखी जाती है। ठीक है, कि ये सही है, ये सब कुछ सही है, जो भी हम डिटेल दे रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये सब कुछ हम इसलिए, हमारे प्रमोटर कौन से, हम कितने टाइम के लिए फॉर्म कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, ये सारा एफिडेविट में लिख देते हो। इसके बाद आता है आपका इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द अलॉटमेंट ऑफ सीएन इज ऑन फॉर्म द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन डेट लिखी जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। ये देते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको क्या मिलता है, देखो फुल फॉर्म आ सकती है SIN, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सर्टिफिकेट पे क्या मिलता है आपको? CIN मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, जैसे 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक मिलता है आपको कमेंसमेंट का और एक इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो ये कमेंसमेंट का मतलब बिल्कुल चालू हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब बंद हो चुका है। पब्लिक कंपनी को दोनों लेने पड़ते हैं, प्राइवेट कंपनी को एक ही लेना पड़ता है। जब उसे मिलता है तो एक नंबर इशू कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं CIN का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिससे आपकी कॉर्पोरेट की एक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई की जाती है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स कौन होते हैं, लीगल पोजीशन कौन सी होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। प्रमोटर्स कौन है? आपके जो कंपनीज के अफेयर्स को देखते हैं। और देखो सीधी सी चीज है, प्रमोटर का मतलब जिसके माइंड में वो आइडिया आया कि अब कंपनी बननी चाहिए, वो कौन होते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है, मेंशन होता है कि प्रमोटर्स है, प्रोस्पेक्ट्स में लिखा जाता है, एनुअल रिटर्न्स में उनका नाम लिखा जाता है। वो केम अप विद एन आइडिया टू फॉर्म द कंपनी, जो एक आइडिया लेके आए कि भाई कंपनी बननी चाहिए। CACS ये होते हैं, नॉट प्रमोटर्स ये नहीं बन सकते। ठीक है, प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है? कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, ना ही एजेंट होते हैं ना ही ट्रस्टी होते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकते, मस्ट डिपॉजिट विद द कंपनी और मनी रिसीव्ड ऑन हिज बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पे जो भी पैसे उन्होंने रिसीव किए होंगे वो कंपनी को ही देने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कंपनी बनने से पहले एक पर्सन के माइंड में आइडिया है, ये प्रमोटर है, तो जो पहले की चीज हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव बाय द कंपनी। ठीक है, अगर जैसे कंपनी बनी नहीं थी लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रमोटर। मस्ट एक्ट विद केयर वाइल वर्किंग, अच्छे से काम करना चाहिए। बात करते हैं कंपनीज की मीटिंग की। मीटिंग में कौन कौन सी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, और देखो बात करें शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग
और कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जब फर्स्ट टाइम उसको मिलते हैं, स्टैट्यूटरी बोल दो, स्टैट्यूटरी बोल दो, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर को स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। 1 मंथ में होनी चाहिए ये आपकी, मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, हेल्ड वंस इन द लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम में एक बार जो ली जाती है, एक बार ही होती है लाइफ टाइम में, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। ठीक है। जैसे कंपनी बनी, कंपनी को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला, तो उसके विद इन 6 मंथ्स आपको ये चीज करनी चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए। ये बताया जाता है कि भाई न्यू कंपनी के बारे में काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि शेयर होल्डर ने किस चीज में पैसे लगाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम एक रिपोर्ट फॉलो करनी चाहिए, जिससे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दी जाती है एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी को। कंटेंट्स क्या होते हैं भाई, जैसे अभी कंपनी बनी है, उसने स्टार्ट किया है, तो अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या बताया जाएगा कि कितने शेयर्स दिए हैं, कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, नेम एड्रेस क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने लिया हुआ है अभी तक, हमें पहली ऑलरेडी कंपनी बनी है और हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं, कोई एरियर्स है, किसी के हमें कुछ देने हैं, डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कुछ देना है, कोई ब्रोकरेज पेड करी है, ये सब कुछ उसमें बताया जाए। उसके बाद होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। ये कब होती होगी, साल में, एनुअल मतलब ईयरली, एवरी टाइम ऑफ कंपनी लिखी जाती है, वंस अ ईयर, एक बार होती है। ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड वगैरह आप लोग देख लेना, इसमें जरूरी ये था कि एजीएम कब हो। अब क्या एनुअल जनरल मीटिंग में बताया जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बताया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में क्या बताया जाता है कि एनुअल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्टर ने क्या बताया, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है। देखो, एक साल में एक कंपनी ने क्या क्या किया, वो सब कुछ बताया जाता है। फिर डिविडेंड हम आपको कितना दे रहे हैं, डायरेक्टर्स ने क्या बताया है, कौन कौन से एनुअल अकाउंट्स बनाए गए हैं, ऑडिटर ने क्या बताया है, डायरेक्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है। रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, अलग से एजीएम के अलावा रखी जाती है। ठीक है। स्पेशल बिजनेस में लिखी जाती है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तो है ही, दूसरे और मीटिंग रखते हो, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कभी कभी रख ली जाती है ये। ठीक है। जैसे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सपोज एक कंपनी है, वो डील कर रही है स्कूटर में, अब उसका मन करे कि वो कार्स का बिजनेस करेगी, तो बताना पड़ेगा ना कि आप अपना प्रोफेशन ही चेंज करो, आप अपना बिजनेस ही चेंज कर रहे हो। ठीक है। आप अभी आप एक चीज बनाते थे, अब आपने 2 वर्टिकल्स खोले हैं, तो एजीएम के साथ साथ आपको एक क्या होती है, मीटिंग रख ली जाती है। ठीक है। जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर हम बात करते हैं और कौन सी मीटिंग होती है, जैसे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, शेयर होल्डर के ऊपर जो अपॉइंट किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट में, वो कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है। 1/3 होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, फॉर्मल नोटिस दिया जाता है, मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग में 1/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए वहां पर, और मिनिमम कितने, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये 4 टाइम्स इन अ ईयर होनी चाहिए। जैसे एजीएम कितनी बार हो रही है, एक बार। स्टैट्यूटरी तो आपकी एक बार ही हो रही है। प्रॉपर एजेंडा फॉलो किया जाता है। कमिटी मीटिंग की जाती है कमिटीज के थ्रू। स्पेशल मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग और क्रेडिटर्स मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब जैसे जैसे क्लासेस बना दी शेयर्स की। जैसे ऑर्डिनरी ए शेयर्स हुए, ऑर्डिनरी बी शेयर्स हुए, तो ये क्या हुआ, क्लास मीटिंग, कि ए शेयर होल्डर वालों की मीटिंग है, फिर बी शेयर होल्डर वालों की मीटिंग है, तो ये होती है क्लास मीटिंग। क्रेडिटर की, जिनसे क्रेडिटर की पैसे लेने हैं, उनके क्रेडिटर की मीटिंग्स कराई जाती है, वो क्रेडिटर्स मीटिंग होती है। लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन 270 सेक्शन में बताया है, 2013 में बताया है। 2 टाइप से होता है, वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, जब कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पाती, तो ये होता है कि अब कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये कौन कौन से केस होते हैं, जब कंपनी फ्रॉड में काम कर रही हो, डेट्स नहीं दे पा रही हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, अगर कंपनी लॉस बनाए जा रही है 5 साल तक, तब बंद कर दिया जाता है। और जब कोर्ट को लगता है कि एक सही वे है, कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तब कंपनी बंद होती है, तो वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। ठीक है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है, आईबीसी। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का नहीं होता, आईबीसी। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है, जब खुद से
लगता है कि कंपनी जिस चीज के लिए बनी थी वो कंपनी ने पूरा कर लिया है, कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए, तो वो होता है वॉलंटरी बाइंडिंग। एक बनता है आपका इसी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सा सेक्शन बताता है? 274 2013 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? एसेट्स ऑफ द कंपनी लिखी जाती है, लाइबिलिटीज लिखी जाती है, क्रेडिटर्स लिखे जाते हैं, डेट ड्यूज लिखे जाते हैं, अदर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट बनाई जाती है, ये लिस्ट होती है। ए में एसेट्स लिखी जाती है, अगर कोई प्लेज पे है, मतलब कोई आपने लोन ले रखा है एसेट्स को रख के, तो वो लिस्ट ए में बताया जाता है। नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो स्पेसिफिकली प्लेज है वो बी में बताई जाती है, जो नॉट प्लेज है वो ए में बताई जाती है। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा जाता है, डिबेंचर्स बी में लिखा जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में ई में लिखा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एफ, यहाँ से देखो प्रेफरेंस में एफ दिख रहा है, वो लिस्ट एफ में लिखा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को तो हम जी बोलते हैं, क्यों? ये तो मेन शेयर होल्डर है, तो उनको जी जी करके बोलते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट जी है। एच में डेफिशिएंसी ऑफ सरप्लस, अगर कोई सरप्लस डेफिशिएंसी है या सरप्लस है तो वो एच में लिखा जाता है। एक बनाई जाती है कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट, जिसके अंदर दो टाइप की लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसके अंदर कौन से होते हैं? पार्टली पेड शेयर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी जाती है। लिस्ट बी में जो कंपनी में थे, डूज डेब्ट्स के लिए पे करते हैं जो थे उस टाइम, ठीक है। लिस्ट ई में देखो दो टाइप की लिस्ट बनी कंट्रीब्यूटर की, ए जो कंपनी में अभी भी प्रेजेंटली हैं, बी जिन्होंने कंपनी के शेयर्स एक साल पहले पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013। देखो इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बार हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं आपको ये देखना है। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज कौन सी होती है, प्राइवेट पब्लिक, कितने शेयर होल्डर, कंपनी कब बनती है। अभी 2024 में इसमें से क्वेश्चन आया था। ऑनरशिप, सब्सिडरी, होल्डिंग, गवर्नमेंट, फॉरेन, वन मैन कंपनी, कंपनी बनते समय एमओए एओ क्या होता है, कितने क्लॉजेस होते हैं, एमओए के क्लॉजेस होते हैं या एओ के क्लॉजेस होते हैं, उन क्लॉजेस में क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी मीटिंग्स कितने कितने टाइप्स की होती है, जैसे प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनकी मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती है, शेयर होल्डर्स की इनकी एजीएम क्या होती है। उसके बाद स्पेशल मीटिंग, क्लास मीटिंग वगैरह कैसे होती है, कंपनी लिक्विडेट कैसे होती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें देखना है। क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं आपकी, और कई बार कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं जिसके अंदर जैसे आपको दे दिया जाता है स्टेटमेंट वन में कि भाई जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मेंबर्स कितने, इनकी पेड अप कैपिटल कितनी, या आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। तो आपको ये नोट्स अच्छे से देखने होंगे, उसके बेसिस पर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। स्पेशली लीगल में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ईयर से ज्यादा, तो आप कौन सा सेक्शन कौन से सब सेक्शन में वाली बात करी हुई है ये बहुत फोकस करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वाला लीगल वाला पार्ट क्लियर हुआ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें हम बात करेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकते हैं, कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है। तो सबसे पहला चीज है, दो टाइप से होता है, एक होता है बाय परफॉर्मेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। बाय परफॉर्मेंस इसका मतलब क्या है कि जब हम उस चीज को कर देते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो कर देते हैं तो हमारा डिस्चार्ज हो गया। दूसरा होता है कि हम म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट से करें। बाय परफॉर्मेंस का मतलब है व्हेन द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन उसी वे में पूरा कर देती है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ था। उसमें क्या है, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है जैसे नोवेशन कर देना। अब म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने सोचा, अब पूरा तो नहीं करा, एग्जिस्टिंग वन को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना नोवेशन कहलाता है। ऑल्ट्रेशन जब टर्म्स में चेंज करते हो, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके टर्म्स में चेंज करते हो तो वो ऑल्ट्रेशन होता है। रिमिशन और वेवियर,
एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ 2000 इंस्टेड ऑफ 5000। जैसे आपने वेव करना मतलब क्या होता है कि जो आपका अमाउंट था 5000, लेकिन आपने सोचा कि ठीक है वो 5000 नहीं दे रहा तो 2000 में बात हो जा सकती है क्या, तो 2000 लेके उस बात को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि अब उनको लगता है कि ठीक है हो गया, मतलब उनने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया और डिसाइड किया कि वी आर सेटिस्फाइड, बस अब इतना ही ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है सेटिस्फेक्शन। तीसरा होता है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब अब उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये कब आता है, जैसे देखिए when performance is becomes impossible or unlawful, जब लगता है कि इसको परफॉर्म करना ही अनलॉफुल है तो इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्टोरेंट बाय फायर। अब क्या है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई तो लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, जब परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। चेंज ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग वुड बिकम्स void ऑन द चेंज ऑफ द लॉ दैट प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ वुड। आप क्या करते हो, वुड का एग्रीमेंट करते हो, वुड देते हो, ठीक है। अब वुड का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है लोगों के साथ, लेकिन लॉ चेंज हो गया कि अब वुड कटिंग प्रोहिबिट है, उसको आप नहीं कट कर सकते, तो इसकी वजह से आप नहीं कर पाए। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल बिकम्स void बाय ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। क्या कर दिया कि भाई वो इवेंट हुआ ही नहीं, आपने सोचा कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, जब मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि वहां से रॉ मटेरियल लूंगा, अब बिजनेस सेट करने का आइडिया ही आपने ड्रॉप कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल इनकैपेसिटी, किसी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, किसी की इलनेस हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, या आपने एक कंट्री आपने दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था लेकिन वॉर हो गई, तब लैप्स ऑफ टाइम का टाइम को चला गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ। Parties get free from obligation when contract is discharged under the provision of act or any other law can be through the following ways. जैसे inferior rights merger into superior rights like lessee becomes the legal owner of immovable property for merger object and parties must be the same and right must be different. आपने मर्जर कर लिया, ऐसे केस में आप रहने दे सकते हैं। अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन, वन पार्टी विदाउट द नॉलेज, आपने उसमें चेंजेस कर दिए, सपोज आपका लाइव म्यूजिक का था और आपने बोला नहीं अब तो आपको लाइव म्यूजिक दो करने, तो ऑल्ट्रेशन कर दिया। इंसॉल्वेंसी, जब लगता है कि डेटर फ्री हो जाता है, और जब डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जब वो इंसॉल्वेंट उसको बोल दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, तब वो हो सकता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, वन पार्टी विदाउट अ वैलिड रीजन रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन कैन बी ऑफ टू वेज, एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब जब वो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही नहीं करते, जो भी उसको टाइम दिया गया है, तो वो होता है एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय बिहेवियर्स गिव अ हिंट अबाउट इंटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, जब आप अपने खुद से बता देते हो कि हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी। एक्चुअल मतलब टाइम के अंदर ही आपने मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी में क्या होता है, वो एंटिसिपेटरी बीच में जो अगर वो टूटा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या कर सकता है, फाइन के लिए मान सकता है कि भाई आप हमें पैसे दे दीजिए, ठीक है। एंटिसिपेटरी बीच में ये चीज होती है, स्यू कर सकते हैं, ये वाली चीज होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच में, तोड़ना। अब क्या है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज पढ़ेंगे कि एग्री पार्टी को क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है। जैसे क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड फॉर फर्दर परफॉर्मेंस, आपको फर्दर परफॉर्मेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज, जैसे लिख रखा है, इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। when the aggrieved party has given his express confirmation to the contract, for example if Ramesh buy some share knowing that the company's prospects contains false information and makes a profit by selling some of them, he cannot later rescind the contract, ठीक है। वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, ये इसकी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। डिविजिबल नहीं है पार्टीज, देखो इन सबको पॉइंट्स को एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। एक जो इसमें सेकंड पॉइंट है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। एग्रीड पार्टी डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मॉनेटरी कंपनसेट उसको कर सकते हो। उसके बाद है जितना आपने काम किया है
क्लेम फॉर डैमेजेस, आपको अगर कोई डैमेजेस हुआ है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो, और वो कैसे लोगे, मॉनेटरी कंपनसेशन आप उससे ले सकते हो। थर्ड है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज अर्न, एडुकेट कंपनसेशन फॉर गुड्स और सर्विसेज। क्वांटम मेरिट का मतलब जितना आपने कमाया उतना आपको जितना आपने काम किया उतना आपको पे कर दिया जाएगा। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस, आप ये बोल सकते हो कि भाई अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता, आप बाद में कैरी कर सकते हैं उस परफॉर्मेंसेस को। जैसे लाइव परफॉर्मेंस थी, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं हो पाई, तो आप दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उस जगह पर या किसी और इवेंट में करा लिया, ये हो जाता है। क्लेम फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑर्डर बाय द कोर्ट दैट रिस्ट्रेन्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग, लाइक इफ वन कांट परफॉर्म एट आवर प्लेस देन ही कांट डू इट एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपने कहा कि अगर ये चीज नहीं हुई तो उतने टाइम तक आप कहीं और भी नहीं कर सकते, ठीक है। काइंड्स ऑफ डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं डैमेजेस, जैसे भाई एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, तो कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है जनरल डायरेक्ट लॉस सफर्ड ऑन ब्रीच। जो डायरेक्ट लॉस होता है उसे बोलते हैं जनरल। स्पेशल स्पेशल सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीच, एक हो गया स्पेशल डैमेजेस देने पड़ेंगे अगर कोई उसी टाइम पर हो गया क्योंकि उन्होंने तोड़ा, उस टाइम से कोई और लॉस हुआ तो वो स्पेशल आ गया। जैसे एग्जेम्पलरी, ये कौन सा होता है, जैसे कि किसी को इमोशनल शॉक लग गया कि भाई इतना बड़ा अगर एग्रीमेंट टूटा, तो इमोशनल शॉक वाला किस में आ जाता है, एग्जेम्पलरी में। नॉमिनल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस, कि आपने तोड़ दिया तो उसको कोई थोड़ा सा मतलब 50 रुपीज 100 रुपीज का कुछ हुआ, तो नॉमिनल। लिक्विडेटेड, प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ पेनल्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड बाय डिफॉल्टिंग पार्टी एट द टाइम ऑफ ब्रीच, लिक्विडेट करने के लिए। Interest as damages, defaulting party is liable to pay the interest on delayed payment from the dates of making default। इंटरेस्ट भी दे देते हैं डैमेजेस पे, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे होना है तो। उसके बाद होता है आपका इम्प्लाइड, का नाम बोलते हैं क्वाजी और बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, स्टिल दे आर प्लेस्ड इन अ पॉसिबल positions as if there were a contract between them। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये कैसा है, इसके नाम क्या क्या है। इसको बोला जाता है इम्प्लाइड, दूसरा नाम है क्वाजी, तीसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या होते हैं, नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में। दे आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन एज दे वर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, ये ऐसी पोजीशन में कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या। जैसे for example, gas cylinder which is sent to A is delivered to B by mistake and B uses it। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक गैस सिलेंडर था, गैस एजेंसी वाले गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अब वो गैस सिलेंडर करना था ए को और गलती से दे दिया बी को बाय मिस्टेक, और बी उसका यूज भी कर रहा है, तो बी लाइबल है उस कंपनी को पे करने के लिए, जबकि बी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है पार्टीज के बीच में, लेकिन वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए कि उन्हें देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड, क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं हम कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाजी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये किस सेक्शन में आता है, 68 से 72 सेक्शन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है, कब कब बन जाते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 से 72। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर आप कोई इनकेपेबल पर्सन को कुछ प्रोवाइड कराते हो जिससे कि वो जिंदा रह सके, तो आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से सेल करके अपना अमाउंट ले सकते हो। इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द बी इफ ए पेज द अमाउंट व्हिच बी इज लीगली बाउंड टू पे, ठीक है, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स, ए को रिम्बर्स कर दिया जाएगा वो अमाउंट बाय द बी, बी उस अमाउंट को रिम्बर्स कर देगा इफ ए पे द अमाउंट व्हिच इज बी, बी इज लीगली बाउंड टू पे, जो बी को देना था, ठीक है। वॉलंटरी बट नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट्स, ए सेव द प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड डिड इट नॉट मतलब उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, एंड बी एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दिस, देन बी इज लायबल टू कंपनसेट टू ए, ठीक है। ये कौन से इम्प्लाइड कि भाई आपको बचाया तो आप उसको कंपनसेशन दे सकते हो, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स, ट्राई टू ट्रेस द ऑनर एंड टेक केयर ऑफ गुड्स एज इज ओन एंड हाइड, जैसे देखो अगर
सपोज आपका डॉग हो गया, ठीक है, अब किसी को वो मिल गया, अब उसे फाइंड आउट किया और उसको जो नेसेसरी चीजें थी वो प्रोवाइड कराई। नेसेसरी चीजें प्रोवाइड कराने के बाद वो जब ओनर मिल जाता है, ओनर से वो ले सकता है कि उसको वो पे करना चाहिए वो अमाउंट जो उसमें जो उसको पे करना पड़ा, क्योंकि उसने आपके गुड्स को ढूंढा और उसको अपनी गुड्स की तरह उसको रखा। पेमेंट्स ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, जैसे अगर आपको डरा धमका के कुछ मिल रहा है, पेमेंट ऑफ मनी या गुड्स को डिलीवर किया गया है बाय मिस्टेक्स और अंडर कॉशन, मस्ट रीपे और रिटर्न इट टू द पर्सन हु पेड इट बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। ठीक है, तो आपको उसको पे अमाउंट को रीपे कर देना चाहिए। ये एक बार आप देख लोगे, वेगरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट एक बार स्टिल मैंने इसको डाल दिया है नोट्स में, एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमारा क्या खत्म हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये कुछ स्पेशल दिए होते हैं, जैसे इंडेमनिटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, इंडेमनिटी। वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, पार्टी हु प्रोटेक्ट इज इंडेमनिफायर, पार्टी हु इज प्रोटेक्टेड इज इंडेमनिटी होल्डर। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए हॉर्स टू सी, बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया सी से कि वो अपना जो हॉर्स है वो किसको दे देगा, सी को दे देगा। नाउ ए आया, ए wants to buy the horse, अब ए खरीदना चाहता है बी से वो horse, and promise B to pay for the damages that he might suffer due to any legal proceeding by C against him। इसका मतलब अगर C कोई केस करता है B पे, तो ए कह रहा है कि मैं देख लूंगा उस केसेस को, कोई भी डैमेजेस पे करना पड़ेगा, आई विल पे, आप अपना घोड़ा, अपना हॉर्स मुझे दे। अब हु प्रोटेक्ट इज इंडेमिनिफायर, जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे इंडेमिनिफायर। प्रोटेक्टेड कौन है, इंडेमिनिफाई, इसको बोलेंगे इंडेमिनिटी होल्डर या इंडेमिनिफाई। ठीक है, फायर और यहाँ पर फाइन। एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बेस्ड बिसाइड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। प्रोटेक्शन मस्ट बी अगेंस्ट द लॉस व्हिच इज रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट बाय द प्रोमिसर और थर्ड पार्टी। तो आपको बचना किससे, लॉस से बचना है। ठीक है, ये ध्यान देना है इसके अंदर। राइट्स ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर, इंडेमिनिटी होल्डर के राइट्स क्या है, क्या क्या अधिकार है इंडेमिनिटी होल्डर के। डैमेजेस लेने का अधिकार है कि वो डैमेजेस ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इनकर इन डिफेंडिंग द सूट्स, इंडेमिनिफायर मस्ट बी लाइक नॉर्मल पर्सन इन सेम सिचुएशन। ठीक है, डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन जो भी केसेस हुए हैं, सम पेड्स अंडर द कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो भी पे किया है वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इंडेमिनिटी होल्डर कौन है, बी, उसको क्या मिलेगा, कोई भी डैमेजेस हुआ, कोई भी लीगल फीस वगैरह लगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए जो पे करना पड़ा, वो सब कुछ ले सकता है ए से। ठीक है, राइट्स ऑफ इंडेमिनिफायर नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिमिलर टू द राइट्स ऑफ श्योरिटी। ठीक है, अब क्या है भाई, ए ने पे तो कर दिया, वो क्या करेगा, इंडेमिनिटी फाइड, द इंडेमिनिफायर रीगेन्स द राइट डेलीगेटेड टू इंडेमिनिफाई, अब उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे। स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को। ठीक है, नॉट लाइबल फॉर एनी डैमेजेस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कवर ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में वो पे नहीं करेगा। ठीक है, ये था आपका इंडेमिनिटी वाला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। एक आता है गारंटी। गारंटी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर पार्टीज होती हैं, डेटर कौन सा होता है, किस किस टाइप की गारंटीज दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका नेक्स्ट एक्ट विच इज गारंटी। ओके, देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले चीज आपको क्या देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, गारंटी किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 126 गारंटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए रिक्वेस्ट बी टू गिव 50,000 टू सी, ए ने रिक्वेस्ट करा, किसको रिक्वेस्ट करा, बी को, कि टू गिव 50,000, कि आप एक काम करो,
50,000 रुपए सी को दे दो। कितने रुपए दे दो? 50,000 रुपए दे दो। और किसको देने? सी को देने। एंड गारंटीज दैट सी विल रिपे द अमाउंट विद इन अ ईयर। और ये गारंटी दी कि जो सी है वो आपका अमाउंट 50,000 रुपए 1 साल के अंदर दे देगा। अगर सी ऐसा नहीं करता तो ए खुद पे करेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, की ए ने गारंटी ली कि अगर सी पे नहीं करता तो कौन पे कर देगा? ए पे कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो लायबिलिटी को देगा। कैन बी ओरल और रिटर्न, दोनों टाइप से हो सकता है, लेकिन वैसे राइटिंग में होना चाहिए। गारंटी कैन बी फॉर गुड कंडक्ट ऑफ पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप उधार पे खरीद रहे हो तब हो सकता है, या लोन दे रहे हो तब हो सकता है। अब बोला क्या जाता है? गारंटी कौन दे रहा है? ए। उसको क्या बोलेंगे? श्योरिटी। ये कौन हो गया हमारा? श्योरिटी। पर्सन फॉर whom द गारंटी इज गिवन एज प्रिंसिपल डेटर, मेन डेटर जिसको पैसे देने हैं, डेटर ये है। पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन, जो बी है वो कौन है? हमारा क्रेडिटर। तीन चीजों को याद रखना है, श्योरिटी कौन है, क्रेडिटर कौन है, और डेटर कौन है। ठीक है, अब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए? तीन पार्टीज होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में कितनी पार्टीज होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में तीन पार्टीज होती है। ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, गारंटी कैन बी ओरल और रिटन, गारंटी विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब देखो, प्रिंसिपल डेटर को पता ही नहीं है कि उसकी गारंटी दी गई है, तो ऐसे में क्या क्या होगा? हेल्ड एज void if a person give guarantee without knowledge or express or implied request of other person, then later in case of default surety can't claim damages from debtor। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने आपकी गारंटी ली हुई है। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है? देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट टू द श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? देखो, इसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा ए को, क्योंकि उसने तो गारंटी ली हुई है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है, इसी वजह से वो दे देता है क्रेडिटर किसको? पैसे, डेटर। ओके, गारंटी कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ गारंटी, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव को बोलते हैं, जो ओल्ड और एग्जिस्टिंग डेट के लिए होती है। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर डेट के लिए जो होती है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड्स विद द डिस्चार्ज ऑफ डेट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद होती है। कंटिन्यूइंग, जो एक्सटेंड होती रहती है, वन ट्रांजेक्शन हुई फिर सेकंड हुई उसके बाद। ठीक है, तो इसके अंदर वो लिमिट कर सकता है कि भाई इतनी ट्रांजेक्शन तक मैंने कहा, इतनी लिमिट ट्रांजेक्शन अमाउंट और ड्यूरेशन को वो श्योरिटी जो पे कर रहा है वो फिक्स कर सकता है, अगर वो चाहे तो चेंज करना। कौन? श्योरिटी। उसके बाद है कंटिन्यू गारंटी को रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है? भाई आप क्या कर रहे हो? गारंटी ऐसे ली है कि वो लगातार चलती जा रही है, कंटिन्यू मीन, तो उसको आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो? नोटिस। श्योरिटी क्या करेगा? श्योरिटी ए बी सी वाले केस में कौन था? श्योरिटी ए था। ठीक है, श्योरिटी गिव्स नोटिस टू क्रेडिटर एंड नॉट लायबल फॉर ट्रांजैक्शन आफ्टर नोटिस। वो किसको दे सकता है? बी को, कि भाई मैं इतने तक के लिए हूँ, उसके बाद मैं पे नहीं करूंगा। श्योरिटी की डेथ हो गई। इनवैलिड गारंटी। इनवैलिड गारंटी किस केसेस में बनती है? एक होता है गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। लाइक ए अपॉइंट्स बी एज ए मैनेजर बट सीज गारंटी taken for B by telling him that B is auditor, but C ने उसकी गारंटी लेने की से तो ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन करी, तो ये इस केस में क्या हो जाएगी? इनवैलिड गारंटी हो जाएगी। कंसीलमेंट, आपने कुछ चीजें चुरा के, चुराना मतलब हाइड करना, हाइडिंग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक गारंटी फॉर फ्यूचर कंडक्ट इज टेकन बाय हाइडिंग अबाउट पास्ट बैड बिहेवियर। आपने बोला कि एम्प्लॉय रख लो, ये बहुत अच्छा है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि वो बिहेवियर उसका अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी आपने दे दिया, तो ये कंसीलमेंट हो गया कि आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपाए। गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को सिक्योरिटीज लाइक ए एंड बी, गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटीज, दो श्योरिटीज को आपने ज्वाइन किया, लाइक ए एंड बी एग्रीज टू टेक गारंटी ऑफ सी ओनली व्हेन डी जॉइंस देम एज को श्योरिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम गारंटी तब लेंगे जब हमें डी ज्वाइन करेगा, जब हमें कौन ज्वाइन करेगा? डी ज्वाइन देम एज को श्योरिटी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हम बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। देखो, अब हम दोबारा से एक एग्जांपल ही बनाते हैं और वहां से समझते हैं कि श्योरिटी की क्या क्या लाइबिलिटी है। कोई एग्जांपल क्या था हमारा?
एग्जाम्पल ये था हमारा कि ए बी सी 3 पर्सन है। ए ने बी को बोला कि बी सी को पैसे दे दे 50,000 रुपए, और अगर वो नहीं देता 1 साल के अंदर तो ए देगा। तो अब श्योरिटी, ये कौन है श्योरिटी, ये कौन है क्रेडिटर, ये कौन है डेटर। अब हमें पढ़नी है जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटीज क्या है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, दोनों की ही लाइबिलिटी सेम है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट में जब तक लिखा हो अदरवाइज सेम है। उसको भी 50 देने हैं तो ऐसा नहीं है इसको 20 देने, इसको भी 50 देने। Liability of surety commence with the default of the principal debtor. Surety liability is secondary. Surety की liability क्या है? Secondary है and arise after default by the principal debtor. जब principal debtor पैसा नहीं देगा तब बनेगी। पहले तो जो creditor है वो C से ही पैसा मांग लेगा। मतलब इस केस में पहले B C से कहेगा कि आप मुझे जो आपने अमाउंट दिया था वो दे दो। अगर वो नहीं देता इन केस ऑफ डिफॉल्ट तब B S के पास जा सकता, A के पास जा सकता है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी, इसमें क्या बनता है कि अगर दो श्योरिटी है तो उनकी लाइबिलिटी बनती है। इफ ए एंड बी आर कॉन्ट्रैक्टेड विद सी, अदर क्या है तो हाफ बनेगी। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता है, जो ए है डिस्चार्ज कब हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक नॉट स्पेसिफाइड गारंटी। श्योरिटी की डेथ हो गई तो वो खत्म हो चुकी है लाइबिलिटी। रिवोकेशन, रिवोक कर दी कि भाई हम इतना ही अमाउंट पे करेंगे ये चीज। बाय वेरिएशन, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ गए कि अब ये नहीं ये लेगा तो वो हो जाएगा फ्रॉम 1 मार्च जो चेंज कर दिया। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी इज आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द, जैसे अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे कर दिए, जैसे एबीसी केस में अगर मैं वो एग्जांपल लूं, सी ने पैसे दे दिए बी को तो उसकी भी तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गया प्रिंसिपल डेटर की। एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई सेटलमेंट हो गया इन दोनों के बीच में, डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, लॉ, ये सारे पॉइंट्स है कि वो कैसे कैसे अपनी उस चीज से छूटेगा। ओके, राइट ऑफ श्योरिटी, लाइबिलिटीज कैसे कैसे डिस्चार्ज हो जाएगी। अब श्योरिटी के राइट्स क्या है, हम एग्जांपल दोबारा लिखते हैं उससे हम समझेंगे कि श्योरिटी के राइट्स कौन कौन से हैं। हमारा एग्जांपल क्या था, 3 पर्सन है ए बी और सी। बी ने क्या करा है, सी को पैसे दिए। ठीक है, कितने रुपए, 50,000 रुपए। और ए कौन है, श्योरिटी है। ए कौन है जो श्योर करेगा, श्योरिटी यही है। राइट्स क्या है, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो डेटर से अपने पैसे ले सकता है, क्रेडिटर के खिलाफ भी कुछ कर सकता है अगर वो बात, मतलब अगर वो क्या कर रहा है, बी सी से भी पैसे ले रहा है और ए से भी ले रहा है तो राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर भी होते हैं। को श्योरिटी वाले में भी होते हैं कि सपोज ए बी सी वाले केस में ए के साथ डी भी था तो बोल सकता है कि मेरे से पैसे ले गया, हाफ आप दो हाफ मैं दूं। ठीक है, तो ये उसके राइट्स होते हैं। प्रिंसिपल डेटर से वो बोल सकते हैं कि आप मेरे पैसे दें। अगर बी सी से ऑलरेडी पैसे ले चुका है तो वो बी से बोल सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता, और ए डी से भी बोल सकता है क्योंकि वो श्योरिटी। ठीक है, ये था हमारा स्पेशल एग्रीमेंट का दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेलमेंट। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कौन से सेक्शन में आता है, ये आपका 148 सेक्शन में आता है। अब क्या होता है बेलमेंट, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं फिर हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अनदर फॉर स्पेसिफिक पीरियड पर्पस एंड रिटर्न आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ पर्पस। देखिए, आपने क्या करा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, टाइम ड्यूरेशन सपोज 2 मंथ्स, पर्पस बता दिया कि इस पर्पस के लिए दे रहे हैं, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा उसको रिटर्न कर दिया जाए। जैसे हम एग्जांपल ही लेते हैं पहले, ए पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन टू अ टेलर। ये पर्सन है, एक पर्सन है, ये टेलर के पास गया और उसने एक कपड़ा दिया फॉर स्टिचिंग कि भाई आप इसको स्टिच कर दो। टेलर और ड्यूरेशन दिया कि भाई 2 दिन में मुझे ये चाहिए स्टिच। टेलर रिटर्न इट टू इन द शेप ऑफ शर्ट, टेलर ने इसकी शर्ट पैंट बना के इसको रिटर्न कर दिया। तो अब क्या होगा, कौन बेलर है कौन बेली, और बेलमेंट क्या है, पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो डिलीवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेलर। बेलर, जैसे आप टेलर के पास स्टिच कराने जाते हो तो आप बेलर हो, और जो ये पर्सन है ये कौन है, बेली है।
कौन है? बेली। ओके, अब इसमें स्पेसिफिक दो चीजें ध्यान देनी है। टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक होता है, पर्पस आप उसको बता चुके हो, जैसे काम पूरा हो जाएगा वो आप वापस दे दोगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक अदर्स, मस्ट हैव एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए कौन सी कंडीशंस होने चाहिए, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। इसके अंदर केवल मूवेबल गुड्स आती है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नॉट ओनरशिप, आप केवल एक बार दे रहे हो फिर वापस ले लोगे, ठीक है। आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, केवल पोजेशन दे रहे हो। ये टेम्परेरी होता है, 2 दिन के लिए ट्रांसफर करा है या 1 वीक के लिए ट्रांसफर करा है। गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन, ऐसा नहीं आपको डिलीवर करने चाहिए। लाइक पर्सन प्लेस हिज बैग ऑन द रूफ ऑफ बस। देखो इसका एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम। आपने उसको दिया हो, अब जैसे कोई पर्सन है, उसने अपना बैग रख दिया बस की छत पर और वो खो गया, तो ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि आपने किसी को दिया नहीं था। तो डिलीवर होने चाहिए और रिटर्न भी करने चाहिए, कि जैसे टेलर ने उसको स्टिच किया तो वो टेलर रिटर्न करे, ठीक है। और या जैसे उसने कहा है वैसे करे, जैसे उसने कहा कि इसको बना के यहाँ पर देना, तो वैसे ही सेम कंडीशंस को परफॉर्म किया जाए और रिटर्न करना चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने टाइप की होती है? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब फिजिकल डिलीवरी कर दी आपने गुड्स की। सिंबॉलिक का मतलब क्या है? ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस डिलीवरी भी इसको बोलते हैं। गुड्स को बताया जाता है कि डिलीवर कर दिया, लेकिन वो सेलर के पास ही रहते, ठीक है। जैसे आपने क्या करा कि किसी से बुक्स ले ली है। अब बुक, आपने अपने दोस्त को बुक दी और उसने बुक को किस में रख दिया? लॉकर में रख दिया और बोला कि इस लॉकर से बुक ले लेना, ठीक है। तो उसने डिलीवरी कर दी है, लेकिन वो डीम मानी जाएगी, लेकिन वो अभी अभी किसके पास रहेगी? थर्ड पार्टी के पास रहेगी। थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या हो गया? एक लॉकर वो हो गया। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक क्या होता है कि जैसे आपने किसी गोडाउन को ट्रांसफर करा, गोडाउन के सामान, गोडाउन में सामान रखा हुआ है और उसकी की दे दी, दैट इज सिंबॉलिक। डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनी प्रूफ ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ फिजिकल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। आपने कोई प्रूफ दे दिया कि भाई आपका सामान इसमें रखा हुआ है, ये लो इसकी की, तो वो कौन सी होगी? सिंबल के तौर पर, सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। की ऑफ वेयर हाउसेज। अब आपको ये दो लाइनें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हो, वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप आता है। क्योंकि अब आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो क्या वो उसकी फॉर्म चेंज करके देगा? नहीं ना। तो वो मनी डिपॉजिट इन द बैंक बेलमेंट नहीं होता। कीपिंग द कैश और ज्वेलरी इन बैंक लॉकर फॉर सेफ कस्टडी इज बेलमेंट। अब क्या होगा कि आपने उसको सेफ कस्टडी के लिए रखा है, तो बेलमेंट का है कि वो आपको रिटर्न कर दे, ठीक है। और डिपॉजिट इन मनी, वो कौन सा रिलेशनशिप होता है? डेटर और क्रेडिटर का। आपको इस पे फोकस करना है। एक आपका कौन सा होता है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेयरमेंट। अगर कंसिडरेशन नहीं आता तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूटियस, ग्रेचुटियस बेलमेंट। और इसका आता है एनजी बेलमेंट, एनजी बेलमेंट, ठीक है। इसको आप बोलोगे जीबी, और इसको बोलोगे एनजी बेलमेंट, ठीक है। जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता वो ये, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है उसके अंदर एनजी बेलमेंट होती है। किस किस टाइप से दे सकते हो आप? जैसे कैमरा देना एक फ्रेंड को, सेफ कस्टडी के लिए दे देना, कैरिज, शिपिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन वाला, ये भी बेलर का होता है। ऑल्ट्रेशन इन शेप, ये भी बेलमेंट होता है। रिपेयर कराने के लिए देना, ये भी बेलमेंट होता है। सिक्योरिटी के लिए देना, ये भी बेलमेंट होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बेलर। बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो दे रहा है, अगर कोई इसके अंदर फॉल्ट है तो डिस्क्लोज करे। अगर एक पर्सन ने दूसरे टेलर को कपड़ा दिया तो बताए कि ये फटा हुआ है, कुछ भी चीज है वो सारी चीजें बताए। कोई खर्चा आएगा तो नेसेसरी एक्सपेंसेस वो पे करे, फिर बेली को वो पैसे दे। और लाइबिलिटी ऑन प्रीमेच्योर, अगर वो तोड़ता है, उस एग्रीमेंट को खत्म करता है, तो उस बेलमेंट में कुछ उसको पे करे, अगर उसको कोई लॉस होता है तो, ठीक है। उसके बाद है राइट्स ऑफ बेलर। बेलर की क्या है राइट्स? जो बेलर है उसके क्या राइट्स है? इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। अगर बेली उसको खो देता है तो वो बेलर उससे पैसे ले सकता है, बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। अगर बेली ने उसको यूज किया है तो उसके लिए कंपनसेशन ले सकता है। अगर बेली ने गुड्स को मिक्स कर दिया दूसरे के साथ तो भी कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। अगर उसके अंदर
पैसे इन्वॉल्व थे तो वो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। अगर एक चीज हो रहा है कि अगर वो चीज बढ़ गई है, राइट टू गेट द गुड बैक, गुड बैक मतलब गुड्स को वो वापस ले सकता है, जैसे अगर 2 दिन के लिए दिया था तो 2 दिन बाद उस चीज को वो वापस ले सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई चीज इंक्रीज हो गई है तो भी वो ले सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि राम ने अपनी काव को छोड़ा फ्रेंड राज के पास, और गाय ने, जो काव है, गिव्स बर्थ टू अ काफ ड्यूरिंग बेलमेंट। अगर गाय ने एक काफ को उस टाइम पैदा किया, मतलब वो उसका बर्थ हुआ, तो वो उसको भी वापस देगा। तो राइट टू इंक्रीज, अगर वो बढ़ गया है तो वो भी उसको वापस मिलना चाहिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बेली की? बेली को क्या रहता है? वो ध्यान रखे, प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स रखे, कोई भी ऑथराइज अनऑथराइज ना करे, मिक्स ना करे, गुड्स को रिटर्न कर दे, अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है तो उसको वो वापस कर दे, ठीक है। और कोई भी बुरा टाइटल उसको ना दे, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको प्लेज पे रख दिया। सपोज आपने किसी को कैमरा दिया अपने दोस्त को बी को, और उसने क्या करा, कैमरे को किस पे रख दिया, प्लेज पे रख दिया, और उससे क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, और ऐसा कुछ काम ना करे जिससे कि वो इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो ये सारा था आपका बेलमेंट का। 2-3 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं आपके, जैसे बेलमेंट का। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्लेज क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था इंडेमनिटीफाई क्या होता है, गारंटी क्या होती है, और बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। एक आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आते हैं आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से भी हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।